93 पढ़े, फिर 1813 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, 1833 चल रहा है, यानी चार्टर लगभग खत्म होने वाला। ध्यान दो, इसके बीच में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे जी। 1781 का संशोधन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ 1786। कॉर्नवालिस के लिए कौन सा अधिनियम आया? 1786। बताइए केंद्रीकरण कहां से शुरू हुआ? 1773। थोड़ी थोड़ी की पूरा थोड़ी थोड़ी। 1813 में आप लोग 3 बात देखे थे। 1813 याद है? कौन कौन सा 3 बात? व्यापारिक एकाधिकार पूरा समाप्त, व्यापारिक मोनोपोली जो था एकाधिकार उसको समाप्त तो किया, लेकिन छोड़ किसको दिया? एक्सेप्ट चाय और चीन के साथ। चीनी नहीं, चीन। अच्छा दूसरा बताओ, मिशनरी इंडिया आने लग गए धर्म का प्रचार करने। शिक्षा पर कितना खर्चा? प्रति वर्ष की एक बार खाली। रुपया की पाउंड? रुपया, नालायक पाउंड बोल रहा है। बोलो 1793 याद है? 1793 क्या साल था? इसमें प्रिविलेज ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट। प्रिविलेज याद है? इसी के कारण ना मारपीट हुआ। अफीम युद्ध कितने हुए? पहला में कौन सा संधि हुआ था? नानकिन। दूसरे में त्यानसेन की संधि। अफीम युद्ध भारत और किसके साथ? एक्चुअल में भारत बोला ठीक नहीं, ब्रिटिश भारत। क्लियर है इतना? 1833 में आप लोग देखे थे कि सबने क्या कहा? 1833 का अधिनियम तभी हम लोग पढ़ेंगे। 1773 में इसी को रेगुलेटिंग बोलते हैं, याद है? कोई बताओ कि गवर्नर जनरल की परिषद कब बना था? बोलो रे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल कब बना? 1774 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया रे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य? 4। गवर्नर जनरल, क्या गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को ओवर रूल कर सकता था? अभिभावी नहीं कर सकता था, करा नहीं कर सकता। ध्यान दो, 1700 कब में अभिभावी करने लग गया? 1786। अच्छा द्वैध शासन कब शुरू हुआ? गवर्नर जनरल काउंसिल की परिषद को 86 में अभिभावी कर सकता था। 86 कॉर्नवालिस में लाया गया था। 93 में इसी नियम को कंप्लीट कर दिया कि हाँ एकदम करो। 84 को बोलो क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया है। क्या आपको पिट का मतलब याद है? द्वैध शासन। और इसको पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश आधिपत्य। सबसे सवाल पूछेगा, कंपनी का आधिपत्य पहले था लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य पहली बार 1784। अच्छा बोलो, कहीं भी अगर भारत में कानून बनना है तो इंट्रोडक्शन इंग्लैंड में होगा, यही ना मतलब है? इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज या रूल्स। 1786 तो कॉर्नवालिस के लिए आया था। 2 गो शर्त था उसमें, आपको याद होगा। एक तो इसको कमांडर इन चीफ बनाना था, दूसरा गवर्नर जनरल की परिषद के दी गए निर्णयों को ओवर रूल करेगा, अभिभावी करेगा। इतना पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। इसको भी थोड़ा समझा ही दिए थे। बताइए इसमें क्या व्यापारिक एकाधिकार थोड़ी थोड़ी की पूरा समाप्त? अब एकाधिकार समाप्त। व्यापार अभी कर सकती है लेकिन एकाधिकार समाप्त, कि अब अकेला व्यापार नहीं करो, पूर्णतः समाप्त। ध्यान दीजिए, 1833 के चार्टर में दूसरा बात आपको याद होगा कि इसमें 1813 से ही सारी कंपनियां भारत आने लग गई थी। याद करो ना यार, सब कंपनी अगर भारत आने लगे। देखिए अभी एक चीज बनाते, यहां देखो ये बना दिए। ये क्या है सर? ये कंट्री है। कंट्री है, हाँ कंट्री है। ध्यान दो, इस कंट्री में ई वाला पूरब का हिस्सा है ईस्ट, ये पश्चिम का हिस्सा है, ये उत्तर का, और ये वाला साउथ का हिस्सा है। अब बीच में सेंट्रल हिस्सा है, इसको कहेंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, केंद्रीय हिस्सा। ठीक है सर। ये देश, 2 बात तुमसे पूछते हैं। इस देश में मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन, जो वर्ड बोल रहे हैं उसे एग्जाम का वर्ड है, अधिकतम केंद्रीकरण, और दूसरा सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं न्यूनतम केंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। सुनना, सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। पहले यह बताइए, अगर हम आपसे कहें कि
केंद्र में बैठा हुआ आदमी ये चाहता है कि सभी राज्य का भला हो, तो बताओ पूरी शक्ति सिर्फ अपने पास रखेगा कि बांटेगा? जल्दी बोलो। यानी वेलफेयर स्टेट अगर बनाना हो, कल्याणकारी राज्य अगर बनाना हो, तो विकेंद्रीकरण करोगे कि केंद्रीकरण? अरे बिहार का प्रॉब्लम क्या है, क्या दिल्ली में बैठा हुआ आदमी जान सकता है? नहीं। उसके लिए बिहार में वो सरकार बना दीजिए, बिहार सरकार, वो अपना बिहार का प्रॉब्लम जाने। वो भी पटना में बैठ के नहीं कर सकती, तो और विकेंद्रीकरण करके स्थानीय सरकार बनाओ, मुंगेर वार्ड कमिश्नर, म्युनिसिपल। तो आप समझ पाए कि विकेंद्रीकरण जहां भी होता है ना, वहां लोक कल्याणकारी राज्य बनता है, वेलफेयर स्टेट बनता है। सवाल ये सब रहता है कथन में कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए केंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण। लेकिन हम आपसे कहें अधिकतम नियंत्रण, कंट्रोल के लिए बोलो। अगर देखो ना, बिहार सरकार अभी क्या, बंगाल की सरकार ने कहा कि सीबीआई हमारे यहां नहीं आई, केंद्र की संस्था सीबीआई पश्चिम बंगाल नहीं आ सकती, हम अलाउ नहीं करें। अब देख लो, पश्चिम बंगाल ऐसा कह रहा है पूरब में बैठा हुआ। यानी कि नियंत्रण, क्या विकेंद्रीकरण में नियंत्रण है? नहीं, कंप्लीट नियंत्रण नहीं है, फुल कंट्रोल नहीं है। मान लो कि हम ही राजा हैं, केंद्र में बैठा हुआ दिल्ली में, मेरा नाम मोदी जी, सम्राट अवनीश जयसिंह। ध्यान दो, आप सुनो मेरी बात। सम्राट अवनीश जयसिंह कह रहा है कि हमको नियंत्रण चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सारा ताकत अपने पास की बांट दें, अपने पास। यानी उसी को बोलते हैं मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन। मैक्सिमम। आपसे पूछेगा थोड़ा थोड़ा सेंट्रलाइजेशन कहां से शुरू हुआ? 1773 हल्का पावर बॉम्बे और मद्रास से लेके कलकत्ता को दिया गया। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपसे ही सवाल कहेगा कि मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन या पूर्ण नियंत्रण या अधिकतम केंद्रीकरण, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट में मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हुआ। आप बताइए कितना साल लग गया? 1773 से 1793, 20 साल। 1813, 40 साल। 1833, 60 साल। सर 60 साल लग गया। सम्राट अवनीश जयसिंह को नियंत्रण पूरा हासिल करने में 60 साल लग गया, बूढ़े हो जाए। अगर हम अभी पूछे मोदी जी से कि आपको बिहार का शक्ति समाप्त कर, जम्मू कश्मीर का शक्ति समाप्त करना, कितना टाइम लगा? बोला कुछ नहीं, बस एगो नियम 5 मिनट में खत्म कर दे। राज्य का शक्ति 5 मिनट। अच्छा, कंपनी की शक्ति कब खत्म कर सकते हो? कंपनी की। इंदिरा गांधी बोली 1969 में 14 को बैंक, कहा सब सरकारी बैंक दो, 14 को बैंक खाली बोली सरकारी बैंक, हो गया सेंट्रलाइजेशन। ये कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी को केंद्रीकृत करने के लिए, सारी शक्ति छीनने के लिए कितना टाइम लगता है? सर 5 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको 60 साल क्यों लगे? क्या ये क्वेश्चन है या नहीं? क्या धीरे धीरे रोटी सेक रहा था? हुआ क्या जो 60 साल लग गया? Why maximum centralization happen in 60 years? 5 मिनट का काम 60 साल में क्यों हो गया? इसको समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। देखो, एक मॉडल काम करता है देश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब लाल बहादुर शास्त्री इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी लवासना की स्थापना की आजादी के बाद, मसूरी उत्तराखंड में आईएएस की ट्रेनिंग जहां होती, तो वल्लभ भाई पटेल ने अपना पहला स्पीच में आईएएस को संबोधित करके कहा कि सरकार एक काम नहीं कर सकती अगर ब्यूरोक्रेसी अपना काम ना करे। तो ब्यूरोक्रेसी अगर अपना काम ना करे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। यानी सारा मॉडल का नाम है पीएम सीएम डीएम मॉडल। देखो भारत में यही मॉडल, भारत में क्या पूरी दुनिया में यही मॉडल चलता है, पीएम सीएम डीएम मॉडल। पीएम भी होगा, सीएम भी होगा, डीएम। कहीं पीएम नहीं तो वहां प्रेसिडेंट सीएम हो जाए। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही मॉडल। अब पीएम 5 साल के लिए, 5 साल परमानेंट है, 50 साल तो कम से कम है, या 50 की उम्र तक कम से कम है ही है। ध्यान दीजिए, ये पीएम सीएम डीएम मॉडल क्या है सर? पीएम सीएम मॉडल डीएम मॉडल कहता है ये कोई कानून बनाए, ये कोई कानून बनाए, लेकिन पास तो यही करे। कानून बनाने के लिए भी यही बोले कि ऐसा करो। ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में एक जगह था, पहले लिख लो उसके बाद बता। डैश देख लिखिए, 1833 का चार्टर दिया। हेडिंग तो बना हुआ है आपका, बना हुआ है ना? 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या क्या लॉ कमिश्नर सब लिखा दिए थे क्या? मैकालेयर भी लिखा दिए थे? ठीक है, नीचे लिखो, कोई बात नहीं, लिखिए नीचे लिखिए। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। लिखा लिए हैं? ठीक है, 2 नंबर लिखिए, डबल स्टार लगा के लिखिएगा। अधिकतम केंद्रीकरण। आपसे सवाल पूछेगा, एकदम कंफ्यूज मत होना। सवाल कहेगा मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन इंडिया was done by the following act। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अधिकतम केंद्रीकरण भारत में किया गया? 4 ऑप्शन देगा। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का, 1853 का, 1858 का। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 1833 हो। क्वेश्चन तो आपको रहेगा, आप टेस्ट नहीं दिए शनिवार को।
अधिकतम केंद्रीकरण लिखे, डैश देख लिखे, पूर्ण नियंत्रण। ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, बात को समझिएगा। देखो ये तो बात आप समझ गए, इससे थोड़ा सा चीज जो पढ़ा दिए एक बार वो भी रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे कि 60 साल क्यों लगा। क्यों को समझना बहुत जरूरी, क्यों समझ गए तो समझो एकदम क्लियर। पहले सुनो ध्यान से, बोलो 1833 में अधिकतम मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि बॉम्बे और मद्रास का जो पावर बच गया था, मद्रास और यहां हमने लिख दिया बॉम्बे। अरे 1773 में क्या थोड़ी थोड़ी की पूरा, तो यहां पर पूरा कलकत्ता यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा तुम्हारे से सारा नियम सारा कानून बनाने का अधिकार लाओ। कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर, कोई कानून तुम नहीं बनाओ, जो वहां बनेगा वही लागू करो। कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर को, विधायिका की पूर्ण शक्ति बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। याद करो बंगाल का गवर्नर था या बंगाल का गवर्नर जनरल था? बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कहा ये वाला पोस्ट हटाओ और आज से होगा भारत का गवर्नर जनरल। बहुत बढ़िया, भारत का गवर्नर जनरल, दोनों बात याद रखना। 1773 बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, थोड़ी थोड़ी पावर में, कंप्लीट पावर मिल गया तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? वाह, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35। बोलो पहली बार यह गवर्नर जनरल 1828 में बना, भारत का गवर्नर जनरल या 1833 में? 1833 में। इसीलिए आपको याद होगा कि हम यहां एक और डेट लिखवाए थे, 1833 से 1835। भारत में विलियम बेंटिक 1833 से 35। भारत में भले 28 से 35 है, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1835 तक है। ये देखो इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी। दूसरा, कंपनी के भारत आने वाले जो ब्रिटेन से लोग थे वो 1813 से इंडिया आ रहे थे। जब इंडिया आ रहे थे कौन? तो निवेशक, इन्वेस्टर्स, ब्रिटेन के व्यापारी। याद करो मेरा दोस्त उसको व्यापार नहीं करने दे रहा था। दोस्त कौन था मेरा? नेपोलियन। व्यापार नहीं करने दे रहा था तो इंडिया आके व्यापार करने लगे। लेकिन इंडिया आके बाद इसने सोचा कि देखो बंगाल का कानून अलग है, केरला का कानून अलग है, पंजाब का कानून अलग है, मराठी अलग कानून बोलते हैं, सब अलग अलग कानून होगा तो कैसे काम चले। तो सारे व्यापारियों ने ब्रिटेन की सरकार को एकदम बोला कि अपने को एक ही कानून, एक कानून चाहिए और एक कानून बनाना। फिक्सिंग ऑफ लॉ, लॉ को सीमित कर देना, क्या कहलाता है? कोडिफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? कोडिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं, फिक्सिंग ऑफ लॉज, कानून को सीमित कर देना कि एक ही कानून है सारे जगह तक सीमित। कोडिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं संहिताकरण। और कानून का संहिताकरण करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, बताओ एक आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग है? लॉ कमीशन या लॉ या कानून आयोग, एक आयोग बना। ध्यान दीजिए, संहिताकरण करने के लिए 1833 के चार्टर अधिनियम में एक लॉ कमीशन बनाया गया। कमीशन का मतलब आयोग होता है, एक कानूनी आयोग बनाया गया। आयोग यानी कमीशन, और कमीशन का जो मेन होता है उसको कमिश्नर बोलते। कमीशन का जो हेड है उसको क्या बोलेंगे? कमिश्नर। आयोग के जो हेड होते हैं उसको आयुक्त बोलते हैं, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त बोलते। और पहला कानून का आयुक्त कौन था? मैकॉले। 1834 में इसने कुर्सी संभाली थी। बोलो ये सब लिखवा दिए थे आपको। पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के पास बॉम्बे और मद्रास का थोड़ा थोड़ा पावर था कि कंप्लीट पावर? कंप्लीट पावर था, ध्यान रखना। इसीलिए इसको बंगाल का नहीं भारत का गवर्नर जनरल। बताइए कानून का संहिताकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कानून अलग अलग था, बिजनेसमैन को दिक्कत हो रहा, इसीलिए एक कानून बनाने के लिए किया गया कोडिफिकेशन, संहिताकरण। और संहिताकरण करने के लिए कानून का आयोग, कानूनी आयोग या लॉ कमीशन बनाया गया। और लॉ कमीशन के अध्यक्ष पहले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कहेगा किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुआ? 1833। कब नियुक्त हुआ? 34। क्लियर है इतना सबको? ये लिख भी लिए हैं, नीचे लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, पूर्ण एकाधिकार करने में, या पूर्ण एकाधिकार मत लिखो, वो लिख दो, अधिकतम केंद्रीकरण करने में, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन, अधिकतम केंद्रीकरण करने में 60 साल क्यों लगे? अधिकतम केंद्रीकरण करने में 60 साल क्यों लगे? ध्यान देना, अभी ये बात समझ गया? पीएमसीएम मीडियम मॉडल बिना कोई उसके काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक एक बात समझना। छोटा छोटा एग्जाम में सवाल पूछेगा, बढ़िया एग्जाम में सब नहीं पूछता है।
छोटका एग्जाम में पूछेगा पीटी स्पेशल, क्या कहेगा कि हेलीबरी कॉलेज कहां था। सर ये क्या कॉलेज है सर? कॉलेज है कॉलेज, हिंदी में इसको हेलबरी बोलते, हेलबरी कॉलेज। आपसे पूछेगा हेलबरी कॉलेज क्या था, तो हेलबरी कॉलेज लंदन में। ये था क्या सर? हेलबरी कॉलेज में क्या होता है? पढ़ाई होती, तो यहां लोग पढ़ते थे, ग्रेजुएशन का डिग्री देता था, ग्रेजुएशन की डिग्री देता था, डिग्री। लेकिन आपके कॉलेज की तरह नहीं कि डिग्री दे दिया जाओ अब नौकरी नहीं दे, यहां डिग्री के साथ कंफर्म नौकरी था। ये बात समझ लो कि जैसे एडमिशन हुआ समझो कि डिग्री मिला, 3 साल में नौकरी है। 62, ये तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब कॉलेज नहीं है, ध्यान दीजिए। हेलबरी कॉलेज लंदन में, और लंदन में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। जो लोग डिग्री ले लेंगे उसको हायर सिविल सर्वेंट, हायर सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस, हिंदी में लिखो, हिंदी में उच्च सिविल, बोलो नौकर लिख दे, सर्विस या सेवा बोल सकते, नौकर नहीं लिख देना, ध्यान दो। तो हायर सिविल सर्वेंट, जिसको बाद में कोवेनेंट, या इसी को बाद में क्या इसी टाइम कोवेनेंटेड सिविल सर्विस कहते थे, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, कोवेनेंटेड, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। हिंदी में लिखो, हिंदी में कुछ नहीं है, कोवेनेटेड सिविल सेवा, कोवेनेटेड सिविल सेवा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हेलबरी कॉलेज था लंदन में, जो लोग भी हेलबरी कॉलेज से डिग्री प्राप्त करते थे वो कोवेनेटेड सिविल सर्विस, इसी को भारत में कहते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत में कोवेनेटेड सिविल सर्विस का ही नाम था। कोवेनेटेड क्यों अभी समझाते हैं, ये कोवेनेटेड का क्या मतलब है मास्टर, ये क्या नाटक लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो ये डिग्री मिल गया जिसको, वो आईसीएस बन गया। डिग्री किसको मिलेगा? जो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लिया। कॉलेज में ग्रेजुएशन कौन करेगा? जो इस कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड सर्विस भारत का आईसीएस था। उस समय दुनिया में अगर किसी को सैलरी मिलता था तो सबसे अधिक सर्विस सैलरी इसी को मिलता था। जो आईसीएस अधिकारी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सरकारी सैलरी इसको था। सरकारी सैलरी सोचो, सरकारी सैलरी ज्यादा है, और प्लस यहां रॉबर्ट क्लाइव कितना लूटा ही था। तो लूट तो अलग ही है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सर्विस। तो मार होता था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, नहीं होगा जी, परीक्षा भी नहीं है, ये नहीं सोचना कि इसका परीक्षा होगा, कोई कंपटीशन नहीं था। पैरवी से ग्रेजुएशन का डिग्री, तो यहां पैरवी सोच रहा, ये सब वही है बिहार पुलिस में सेटिंग वाला। ध्यान दो, बढ़िया सुनो, बोलो इसमें ज्वाइन कौन करता था? जो ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन कहां से? हेलबरी से। हेलबरी कहां है? लंदन। यहां से ग्रेजुएशन कौन करेगा? जिसका एडमिशन हो। एडमिशन लेने के लिए मार होता था, इसीलिए इसको कोवेनेंटेड बोला गया। कोवेनेंटेड का मतलब है पैट्रोनेज। सर नया नया नाम दे रहे हो, ये क्या है पैट्रोनेज? पैट्रोनेज का मतलब रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब नाम का परामर्श। कौन कौन ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा उसका नाम का परामर्श दिया जाए। जिसका पैरवी, जिसका परामर्श मिलेगा वही का एडमिशन होगा। एडमिशन हो गया तो ग्रेजुएशन, एडमिशन मतलब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मतलब आईसीएस। बात क्वेश्चन आता है कि सर ये परामर्श कौन देता था? तो आपको याद है क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल याद है? कंपनी बनाने वाले, जिसका कंपनी में पैसा था, वो लोग सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल थे। और वही रिकमेंड करते थे कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा साला, बात समझ रहे हैं, ये एडमिशन लेगा। अब उसका, अब क्या तुम ही सोचो, जिसका शेयर लगाए वो अपना साला, अपना मुकेश अंबानी अपना संपत्ति अपना बेटा को नहीं देगा, किसको देगा? क्या वो प्लेनेट में कौन महान है उसी को देते? नहीं बेटा। तो बस वही होता था कि जिसको पैट्रोनेज मिलेगा, जिसका परामर्श आएगा उसका एडमिशन होगा, उसका एडमिशन होगा, ग्रेजुएशन होगा, आईसीएस बनेगा। और अब देखना, हम आपको बोले कि 5 मिनट का काम 60 साल कैसे लग गया। अब तुम खुद सोचो। पीएम बोले ब्रिटेन के कि कंपनी को समाप्त करो, सीएम बोला कि हाँ कंपनी समाप्त करो, सीएम तो उस समय था भी नहीं। डीएम कौन है? आईसीएस अधिकारी। और आईसीएस अधिकारी कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बेटा भतीजा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण ही आईसीएस बना है। क्या आईसीएस कभी नियम पास होने देगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सारा शक्ति समाप्त कर दो? नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ध्यान दो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कभी चाहता ही नहीं था कि बात सुनिए, अभी बिहार पुलिस का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, 5 मिनट बाद होगा, अभी बाहर ही नहीं उतरते, डिस्टर्ब कर रहा है, 5 मिनट रुक जाइए, क्या बता रहे थे जी? हाँ, तो आईसीएस चाहता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहे, इसीलिए पीएम सीएम और डीएम मॉडल, पीएम चाह रहा है कि बदलो, लेकिन डीएम कह रहा है कि बदल के तो दिखाओ। कितनों पीएम चाहे, डीएम कहे नहीं होने देंगे तो नहीं, देख लो कितना टाल सकता है। 60 साल के बाद पहली बार मैकॉले इस चीज को नोटिस किया, और मैकॉले ने कहा कि ये जो नाटक लगा रखे हो ना, इसको समाप्त करो। ये क्या है, हायर सिविल, इतना बड़ा सेवा है, लोग इतना पैसा देते हैं, हाईएस्ट पेड सर्विस है, इसके लिए पैट्रोनेज व्यवस्था समाप्त करो। इसको कोवेनेंटेड सिविल सर्विस नहीं, इंडियन सिविल सर्विस बोलेंगे, और इंडियन सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन होगा। सवाल तुमसे पूछेगा, 1833 में मैकॉले ये सब बात बोला, और 20 साल बाद 1853 में कानून आया कि आज से सिविल सेवा का जो भारत में नियुक्ति हो रहा है, कोई कॉलेज वॉलेज का रिकमेंडेशन से नहीं हो, तुम कॉलेज पास करो, जो पास करो, परीक्षा दो, उस परीक्षा में रैंक आएगा, जो आज एग्जाम होता है, इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद ये सबके लिए लागू होगा। यानी देख लो, 1853 के एक्ट में आईसीएस पहली बार आया। पहले इसको सीसीएस बोलते थे, कोवेनेंटेड सिविल, कोवेनेंटेड का मतलब परामर्श, तो परामर्श वाला सिविल सेवा पहले था 53 तक, और 1853 में मैकॉले की रिकमेंडेशन पर पहली बार आईसीएस बना, और कहा आईसी अभी कोवेनेंटेड नहीं होगा, कोई परामर्श नहीं होगा, ओपन कंपटीशन, अगर है लायक बेटा तो लगाओ, कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन में जो सबसे योग्य होगा उसको आईसीएस का पोस्ट मिले। बोलो क्लियर है? 20 साल, 5 मिनट का काम 60 साल कैसे लगा? डीएम के कारण, और डीएम को ही समाप्त कर दिया 1833 में, और 53 में, और 53 में कानून, 1853 का चार्टर एक्ट लिखिए, हेडिंग बनाए 1853 का। अच्छा एक चीज और समझना, 1833 में एक चीज और हुआ, वो सुन लो पहले, सेंट हेलेना। क्या सेंट हेलेना जानते हैं? चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि ये देखिए आपके पास, ये क्या है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, कैसे आते थे इंग्लैंड से? ये देखिए, इंग्लैंड से इसी रास्ते हो के आते, 1869 में ही रास्ता खुलेगा सुएज कैनाल का, अभी बहुत दूर, गांधी का जन्म होगा तब खुले, तो अभी तो गांधी पैदा भी नहीं हुआ। यहां ध्यान दीजिए, यहां से आएगा और इस तरफ से जाते थे ना। सेंट हेलेना यहीं पर है, तो गायब हो गया सेंट हेलेना। ये देखिए, सेंट हेलेना द्वीप पर कंपनी का कब्जा था, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो भी फ्रांस जाए, कोई जाए, वो टैक्स देके जाता था ब्रिटेन को। ब्रिटेन को कहां गया? अरे कचरा से हमने गायब करवा दिया, हम क्या? आ जाओ सेंट हेलेना, समुद्र में हम खो गए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, आ गया, ठीक है, चलो आप नहीं बड़ा करेंगे। इधर से कोई भी आएगा तो सेंट हेलेना की, आज भी ब्रिटेन का कब्जा है, यहाँ पूछ लेगा सेंट हेलेना द्वीप किस सागर में है, तो अटलांटिक महासागर। किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। सेंट हेलेना द्वीप पर, सुन लो ध्यान से, कब अधिकार हुआ? 1833 में। कंपनी वाला अधिकार किया था, ब्रिटेन ने कहा कि भारत तुम रखो, अभी ये वाला द्वीप हमको दे दो। इसीलिए 2019 सीडीएस में 2009 वाला यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट किया, 9 में पूछा था सेंट हेलेना एक्ट किसे कहते हैं? 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। नहीं, 1833 के एक्ट में नोट में लिखिए, अटलांटिक ओशियन में एक महाद्वीप है सेंट हेलेना, देखो SAINT, सेंट हेलेना। अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है सेंट हेलेना, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है सेंट हेलेना। इस द्वीप पर 1833 के अधिनियम से कंपनी का अधिकार समाप्त एवं ब्रिटिश सरकार का अधिकार हुआ। कंपनी का अधिकार समाप्त एवं ब्रिटिश सरकार का अधिकार हुआ। ब्रिटिश का सरकार का अधिकार हुआ, पूरा लाइन लाल से लिखना, अभी जो लिखा रहे। 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। ये सब सवाल कोई नहीं बना पाएगा, 18 जो क्वेश्चन बैंक बनाता होगा ऑफकोर्स वो बना लेगा। 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। द एक्ट ऑफ 1833 इज आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं, सेंट हेलेना। हो गया? चलिए अब हम लोग लास्ट आज का पढ़ेंगे 1853 का चार्टर। हेडिंग बनाइए, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें दो काम इंपॉर्टेंट है बस। पहला तो आप समझिए, 1854 मैकाले समिति,
इसको मैकॉले कमेटी भी कहते हैं। ध्यान दो, आपको याद है इसका सिफारिश, ये वो सिफारिश तो आप समझ गए। कौन सा पोस्ट आ गया? CCS समाप्त। आया क्या? ICS, ये समाप्त, ये स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से। CCS क्या था? कोवेनेंटेड सिविल सेवा, कोवेनेंटेड सिविल सेवा। कोवेनेंटेड सिविल सेवा समाप्त, भारतीय सिविल सेवा शुरू। अब इसके लिए खुली प्रतियोगिता होगी, ओपन कंपटीशन। लेकिन अभी भी इसमें कमी था। कमी क्या था कि प्रतियोगिता ब्रिटेन में ही होता था, लंदन में ही एग्जाम होगा, वहीं जाके एग्जाम देना होगा। भारत के लोग भी जो ICS बनेंगे वो लंदन में एग्जाम जाके देंगे, बाद में भारत में आयोजित होगा, हम आगे पढ़ाएं। लास्ट बात इसमें क्या जरूरी है 1853 में, ध्यान दीजिए। एक अंतिम बात क्या जरूरी है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 1853 का चार्टर एक्ट में लास्ट बात लिख लिए, इतना जल्दी लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया कि कंपनी जो व्यापारिक काम करती है ना, उसको पूर्णतः बंद कर दो। देखो, इससे पहले जो था व्यापारिक एकाधिकार छीना था, व्यापार करो, अकेला नहीं करोगे, सब करे। इसमें कहा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापार का काम ही बंद कर दो, कमर्शियल फंक्शन नहीं करे, पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी करे, और कोई व्यापार करना ही नहीं है कंपनी को। दूसरा, जितना चार्टर है, आपको हम बार बार बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान देना, जितना चार्टर है सभी चार्टर में कंपनी के एकाधिकार को 20 साल तक बढ़ाया कि ब्रिटेन के राजा के नाम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 साल तक भारत में राज करे। लेकिन इसमें कहा गया कि कंपनी का जो रूल है वो 20 साल नहीं, इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाया जाता है, अनिश्चित काल के लिए। बाप रे बाप, अनिश्चित काल सर। इंक्रीज, आपको हम बोले कि हर बार कितना साल के लिए बढ़ता था? 20 साल। यानी ये ब्रिटेन की सरकार ने कह दिया ये आखिरी चार्टर है, अब कोई चार्टर नहीं आए। इस चार्टर से अनिश्चित काल के लिए कंपनी का अधिकार भारत पर हो गया। आपको सुन के कैसा लग रहा? अनिश्चित काल सुन के बोलो, कंपनी के, आप कंपनी के आदमी हैं, सरकार आपको बोले अनिश्चित काल तक तुम्हारा अधिकार, खुशी मनाओगे या दुख? क्या खुशी? दुख कौन कौन मनाएगा? रे हाथ नहीं उठा रहा। खुशी कौन कौन मनाएंगे? अरे कंपनी का आदमी, तुम लोग खत्म मन खुश हो ना, खुशी ना दुख। अरे खुश तो मनाएगा ना रे। ध्यान दो, एकदम खुश मत हो जाना। लॉलीपॉप, कानून की भाषा एकदम लॉलीपॉप लगती। ध्यान दो, ये अनिश्चित काल का मतलब ये है कि फिक्स नहीं है 20 साल, 200 साल भी हो सकता है और 2 घंटा भी हो सकता है। अनिश्चित काल का मतलब, कानून का भाषा, एक एक लाइन समझना। अनिश्चित काल का मतलब टाइम फिक्स नहीं किए, कल चाहेंगे कल समाप्त, 200 साल चाहेंगे नो समाप्त। समझ में आ रहा है? इसीलिए कंपनी के अधिकारी एकदम सख्ते में आ गए थे कि अनिश्चित काल, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ठीक वही था जो कंपनी समझ रही थी, और ब्रिटेन की सरकार को मिला भी सकती जब 4 ही साल बाद 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कि ब्रिटेन के लोग विद्रोह कहते हैं, 1857 की क्रांति कहते हैं, हम लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और सरकार ने कहा कि कंपनी रूल समाप्त, अब रूल होएगा पुष्पा का। अरे पुष्पा का रूल आ गया ना, अब ऐसे बना लोगे। 1773 से 1857 इसको कहते हैं कंपनी रूल, कंपनी राज। और 1858 से 1947 इसको कहते हैं ताज शासन। ताज यानी कि क्राउन। लिख लीजिए, पहले डैश देखिए ये बात। कंपनी के अधिकार को भारत में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को भारत में अनिश्चित काल के लिए, इसलिए कोई अनिश्चित काल बोले तो खुश नहीं हो जाना, एकदम कानून का भाषा। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। डैश देख लिखेंगे नीचे। ये बना लो। अब हम लोग का काम खत्म हो गया चार्टर उटर का। अब हम लोग काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे, जिससे कि पोर्टफोलियो सिस्टम आएगा, जल मंत्रालय, शक्ति मंत्रालय, जो अब हम लोग का संविधान स्टार्ट होगा। ऑर्डिनेंस 123, 213 सब लोग पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना आसान लगेगा क्योंकि ये थोड़ा इतिहास वाला सेक्शन था तो थोड़ा अजीब टाइप का था। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको कुछ ना कुछ संविधान में लिया जाएगा।